हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ बेग नियम के बारे में। बेग नियम क्या होता है? जो रेट लॉ होता है, बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ, बाय द हेल्प ऑफ रेट लॉ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इक्वेशन, द रेट ऑफ इक्वेशन। यानी जो अभिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की गति जो होती है, अभिक्रिया की दर को ज्ञात करते हैं। दर को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। किससे? रेट लॉ से। सपोज करो कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, वो कितनी तेज़ी के साथ हो रही है, उसकी दर क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसको ज्ञात करते हैं रेट लॉ के माध्यम से। तो रेट लॉ होता क्या है? रेट लॉ जो होता है वो होता किसी अभिक्रिया के वेग, उसके किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण की, किसके? मोलर सांद्रण का जो गुणनफल होता है, मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कि क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके होता है? ये अभिकारकों के, ये ध्यान रखना है हमें, अभिकारकों के मोलर सांद्रण के, अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो क्या कह सकते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ मोलर concentration of reactant is directly proportional to the rate of reaction, और it can be measured only experimentally। ये केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है, इसे नॉर्मल किसी भी तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, हमने सपोज करो हमारे पास A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये कोई हमारी एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए हमें रेट लॉ निकालना है, और हमने पढ़ा था dx अपॉन dt, या इसे हम क्या लिख सकते हैं? R, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन था ये। क्या? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। भाई वेलोसिटी तीन प्रकार से पड़ी थी, कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस, इनिशियल और एवरेज। तो सेम वही कंडीशन है, dx अपॉन dt इक्वल टू r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। लेकिन इसमें होता क्या कि यदि कोई भी स्टाइयोक्योमेट्रिक फैक्टर यहाँ पर लगा हो, सपोज करो एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जेड सी प्लस ए डी, तब ये जो स्टाइयोक्योमेट्रिक फैक्टर होता है ये इसकी पावर में आता है। यानी ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स। यानी एक्स वाई जेड और ए क्या है हमारे? कोएफिशिएंट, स्टाइयोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसमें क्या होता है? ये पावर में पहुंचते हैं। देखो वेलोसिटी में तीन चीज़ बताई थी, वेलोसिटी तीन जो थी, इनिशियल में तो कुछ होता ही नहीं, जीरो होता है, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में जो भी स्टाइयोक्योमेट्रिक फैक्टर लगे होते हैं उन्हें अपॉन में करते थे। किस में करते थे? अपॉन में करते थे। लेकिन ध्यान रखना जो रेट लॉ का होगा उसमें किस में चले जाते हैं? स्क्वायर में चले जाते हैं। किस में जाते हैं? स्क्वायर। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की सांद्रता की पावर x और B की सांद्रता की पावर y। क्या होगा? B की सांद्रता की पावर y। अब ये जो x और y हैं ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं? x कोमा y, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि को कैसे करते हैं आगे देखेंगे हम। अभिक्रिया की कोटि। अब देखो यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका क्या करेंगे? इसे हटाएंगे तो इसके लिए क्या लगाएंगे? एक कांस्टेंट के ए की सांद्रता की पावर x और y की सांद्रता की पावर b की सांद्रता की पावर y। क्लियर?
अब देखें आर इक्वल टू के, ए की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएं, यदि इन दोनों कंसंट्रेशन को जोड़ दें एक्स प्लस वाई, इसका मान यदि जीरो आएगा तो ये होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसी होगी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 आएगा तब ये होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 आएगा तब ये होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर ये हमारा के क्या है? के इज द रेट कांस्टेंट। के क्या है हमारा? रेट कांस्टेंट। ठीक है। अब यदि इनकी कंसंट्रेशन 1 हो, क्या हो? 1, तब देखें क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू के, आर इक्वल टू के हो जाएगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली? 1। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 1। बी इक्वल टू कितना हो गया? 1। यानी 1 की पावर कितना हो गया? x, और 1 की पावर कितना हो गया? y। तो 1 की पावर x और 1 की पावर y, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? के हो जाता है। आर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? के हो जाता है। क्लियर? तो ये रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा? के के बराबर। कब? जब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन 1 हो तब क्या हो जाता है ये हमारा? आर इक्वल टू के, यानी रेट रिएक्शन जो होती है, यानी रेट नियम, वेग नियम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है, यानी वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं? अब इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या होगा? रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। क्या चीज़ होगी? वेग स्थिरांक। अब यदि इसका हमें क्या निकालना है? इसकी जो के है इसकी हमें यूनिट निकालनी है। यूनिट ऑफ के क्या निकालनी है हमें? यूनिट ऑफ के। ये बहुत पूछी जाती है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो देखो क्या है? dx अपॉन dt इक्वल टू के, ए की सांद्रता की पावर x और बी की सांद्रता की पावर y। तो देखो dx अपॉन dt जो है इसका मात्रक तो हमें पता है r। क्या होता था? ये होता था आपका सांद्रता यानी कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। क्या होता था? टाइम इनवर्स, यानी मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स लेते हैं, या कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। ये क्या है? dx क्या है हमारी? कंसंट्रेशन सांद्रता, तो ये क्या हो गया? सांद्रता। अपॉन में dt क्या है? टाइम, तो ये क्या हो गया हमारा? टाइम इनवर्स। ठीक है। k किसकी निकालनी है हमें? k की सांद्रता हमें निकालनी है। ठीक है। अब देखो a की ये क्या सांद्रता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन x, और b की क्या है हमारी? ये कंसंट्रेशन है, तो क्या लिखेंगे? y। अब इन दोनों कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा? x प्लस y। तो इक्वल टू के कंसंट्रेशन यानी सांद्रता x प्लस y। क्या हो जाएगा? x प्लस y। अब k बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन इनटू x प्लस y। क्या हो जाएगा? x प्लस y। इससे क्या कर देंगे? ऊपर भेजेंगे। जब इसे ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? k इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स इनटू कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई, माइनस में। ये यहाँ पर किस में? प्लस में, तो नीचे ऊपर जाके किस में हो जाएगी? माइनस में। यानी क्या हो जाएगा? दोबारा देखें, dx अपॉन dt इक्वल टू के, ए की सांद्रता की पावर a, b की सांद्रता की पावर y। जो dx अपॉन dt है इसका मात्रक होता था हमारा सांद्रण टाइम इनवर्स, यानी सांद्रता टाइम इनवर्स बराबर के, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? सांद्रता। ठीक है। के बराबर क्या हो गया? दोनों की सांद्रता हो गई x प्लस वाई। के का मान निकालेंगे तो कंसंट्रेशन यानी सांद्रता टाइम समय इनवर्स अपॉन सांद्रता x प्लस वाई। इसको ऊपर भेजेंगे तो x प्लस वाई किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? सांद्रता टाइम इनवर्स सांद्रता की पावर माइनस x प्लस वाई। इसे क्या कहते हैं? सांद्रता। ये क्या है? समय इनवर्स। ठीक है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारा? सांद्रता माइनस x प्लस वाई।
dx upon dt is equal to k concentration of x and concentration of a की पावर x and concentration of b की पावर y। तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स किसका इसका यूनिट होती है dx अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ x एंड कंसंट्रेशन ऑफ y। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन x प्लस y, k इक्वल टू कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन x प्लस y। कंसंट्रेशन x प्लस y को ऊपर ले जाएंगे तो कंसंट्रेशन इंटू टाइम इनवर्स इंटू कंसंट्रेशन की पावर x माइनस y। क्लियर? तो ये होता है हमारा रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, यानी वेग नियम और वेग स्थिरांक। रेट कांस्टेंट को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक कहते हैं। अब एक चीज इसके बाद में और आती है स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या चीज आती है? स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसे हम कहते हैं हिंदी में छद्म अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं इसे? छद्म अभिक्रियाएं। छद्म अभिक्रिया यानी देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है स्यूडो मॉलिक्यूलर। स्यूडो मीन्स झूठी। कौन सी होती है? फॉल्स। फॉल्स का मतलब देखो हम दो चीज़ पढ़ चुके हैं अभी। एक तो हमने पढ़ी है मॉलिक्यूलरिटी, यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या पढ़ी है हमने? मॉलिक्यूलरिटी, जिसे हम कहते हैं आणविकता। ठीक है। और एक हमने पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। तो जो स्यूडो मॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं होती हैं यानी छद्म अभिक्रियाएं होती हैं, यदि सपोज करो जैसे A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी यदि हम निकालें तो मॉलिक्यूलरिटी 2, और यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि कितनी आए? 1 आए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आए? 1। तब इस प्रकार की जो भी रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, छद्म अभिक्रियाएं। यानी दोज रिएक्शन विच हैविंग द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर which having the value of molecularity and order of reaction are both different, this type of reaction are called pseudo molecular reaction। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, वे अभिक्रियाएं स्यूडो मॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? जैसे सपोज करो CH3 COO CH3 COO C2H5 ले लें प्लस C2H5 प्लस H2O, तो CH3 COOH प्लस C2H5OH। यदि ये रिएक्शन देखी जाए तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। क्योंकि मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट होते हैं उतनी उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है सब क्रिया का होता है 1। तो दोनों कैसे होगा? डिफरेंस। जब दोनों में डिफरेंस हो गया तो ये अब क्रिया कहलाएगी हमारी स्यूडो मॉलिक्यूलर। क्या कैसी कहलाएगी? स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यानी कब? जब मॉलिक्यूलरिटी और रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि दोनों अलग अलग हों। दोनों कैसी हों? अलग अलग हों, तब इस प्रकार की अभिक्रिया हमारी स्यूडो मॉलिक्यूलर कहलाती हैं, यानी छद्म अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म का मतलब क्या होता है? झूठी। स्यूडो मॉलिक्यूलर यानी क्या होता है? जो झूठी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दोनों का मान समान नहीं होता, वे अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं? छद्म अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसके लिए यदि हम क्या निकालें? वेग निकालें, तो जो सांद्रता चेंज होती है उसके लिए किया जाता है, यानी वेग वेलोसिटी यानी रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
KCH3COO C2H5 की कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2, यानी रेट इजकल टू वेग इजकल टू KCH3COO C2H5 की सांद्रता इंटू H2O की सांद्रता। अब इसके बाद जो आती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 3 प्रकार की होती हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, ये 3 प्रकार की होती हैं। अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी जीरो ऑर्डर, एक होती है फर्स्ट ऑर्डर, एक होती है हमारी सेकंड ऑर्डर। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया क्या कहती है? शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और एक होती है हमारी द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो देखें पहले इन सब के, अब इसमें जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो आपको कुछ रटने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह याद करने की नहीं है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया होती हैं, वो क्या होती हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखें कोई भी रिएक्शन यदि हमारी हो रही है तो रिएक्टेंट तो होंगे ही होंगे। जब उसमें रिएक्टेंट होंगे तो जैसे सपोज करो एक रिएक्टेंट है या 2 रिएक्टेंट हैं, जब उनकी कंसंट्रेशन जो हो दोनों में से किसी पर डिपेंड नहीं करती, तब इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? जीरो ऑर्डर अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीरो ऑर्डर अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे CH3COCH3 प्लस Br2 एरो, ये बन गया हमारा CH3COCH2Br प्लस HBr। ये जो रिएक्शन है ये जीरो कोटि की है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं, इनकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब किसी की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, इनकी कंसंट्रेशन कैसी हो? जीरो। कैसी हो? जीरो। तब अभिक्रिया कैसी होती है? हमारी जीरो कोटि की होती है। इसके लिए यदि हम रेट निकालें तो KCH3COCH3 की कंसंट्रेशन की पावर 0 टू Br2 की कंसंट्रेशन की पावर 0, यानी इनकी कंसंट्रेशन में, इनकी सांद्रता में कोई भी चेंज नहीं होता। इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है। जैसे ट्वाइस NH3, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ट्वाइस NH3 प्लेटिनम कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रेजेंस किसकी होती है? प्लेटिनम कैटालिस्ट, और ये N2+3H2 में टूट जाता है। इसमें N2+3H2 में टूट जाता है। तो ये भी अभिक्रिया कैसी होती है? जीरो कोटि की होती है, क्योंकि जब इसका रेट निकालेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी होती है? जीरो होती है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता। क्लियर? आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इसमें सपोज करो यदि 2 रिएक्टेंट हैं, या किसी भी रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट हैं, या 4 रिएक्टेंट हैं, या 1 रिएक्टेंट है, तो जब 1 रिएक्टेंट यानी 1 अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए, तब ये अभिक्रिया फर्स्ट कोटि की कहलाती है। यानी कौन सी कहलाती है? प्रथम। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीरो, जीरो का मतलब कोई चेंज नहीं, कंसंट्रेशन में नो चेंज। जब जीरो आए यानी X+Y=0, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज ना हो। यानी मैंने पहले ही आपको बताया था उसमें कि इफ X+Y=0, तो देखिए 0 + 0 = 0 हो गया। तो ये कैसी हो गई? जीरो ऑर्डर। ये X+Y की पावर कितनी आ जाए, का मान कितना आ जाए? 1 आ जाए, वैल्यू कितनी आए? 1। तब ये कैसी होगी? फर्स्ट ऑर्डर की होगी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जाम्पल बताया था, CH3COOC2H5 प्लस H2O एरो CH3COOH प्लस C2H5OH।
ये जो रिएक्शन होती है जब इसकी रेट निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो KCH3COO की कंसंट्रेशन 1 इंटू H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, x का मान 1, 0 का मान y का मान 0, तो 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि इस रिएक्शन में जो CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन केवल चेंज होती है, जल की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। यानी इथाइल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तब इस प्रकार की रिएक्शन कैसी कहलाती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। यदि किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, अब कौन सी आती है हमारी, सेकंड ऑर्डर। तो दो रिएक्टेंट हैं, दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक की पावर क्या थी, x प्लस वाई, और x प्लस वाई इक्वल टू यदि कितना आ जाए, 2 आ जाए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाए, 2 आ जाए, तब ये अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है। जैसे सपोज करो CH3COOH प्लस C2H5OH, रिएक्शन CH3COOC2H5 प्लस H2, यानी R बराबर के CH3COOH की पावर 1 C2H5OH की पावर 1, यानी क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ C2H5OH की पावर 1, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये कैसी होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। लेकिन ध्यान रखें, एग्जाम्पल केवल याद कर लें आप, आपके सिलेबस में 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है। अब ये तो हो गए हमारी जनरल 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 0 ऑर्डर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, यानी इसकी पूरा डेरिवेशन कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्डर का कैसे होगा, उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।